हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपनी टफल की यूनिट नंबर 2 को। ऑलरेडी हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 के पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। एक वीडियो में पिछले 4 साल में जितने भी पीवाईक्यूज यूनिट 2 से पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर उनको कवर करेंगे काफी डिटेल में और काफी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। हम हर टॉपिक और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो यूनिट 2 के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। यूनिट 2 के अंदर हम पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज के बारे में ही कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब है कि अगर हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को कंबाइन कर देते हैं और जो उनसे हमारा आउटपुट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x प्लस वाई लिखा तो आप बताओ x प्लस वाई मेरा कोई एक्सप्रेशन है या नहीं है? से यस और नो, है या नहीं है? यस है। क्यों है? क्यों है ये? क्योंकि इसमें ये ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। जो ये हमारा प्लस है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा ऑपरेटर। और ये जो एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं हमारे ऑपरेंड। अब जब हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को कंबाइन कर देते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? एक एक्सप्रेशन मिलता है। क्लियर है? एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है आप फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ेंगे। आप टीओसी के अंदर जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बट एक्सप्रेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आपने डिजिटल एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं ना। तो बस टीओसी के अंदर उसी टाइप के एक्सप्रेशन, लाइक कुछ चेंजेस होते हैं, उन एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्यों यूज करते हैं? टू रिप्रेजेंट रेगुलर सेट। किसी भी रेगुलर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। इन दिस वी यूज 4 ऑपरेटर्स। रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 ऑपरेटर चाहिए होते हैं। 2 तो यूनरी और 2 बाइनरी। यूनरी में हमारे 2 आते हैं आर एस्ट्रिक और आर प्लस। बाइनरी के अंदर हमारे 2 आते हैं R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2। तो ये 4 ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज। ये क्या इसको हम क्यों यूज करते हैं? एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स आपको पता है ए कॉमा बी, जैसे हम अभी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, तो समीशन इक्वल टू ए कॉमा बी हम लिखते थे। ये लिखते थे ना कि समीशन इक्वल टू ए कॉमा बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये समीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फाबेट्स को। तो यहाँ पे भी क्या लिखो है? समीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी अल्फाबेट्स आता है तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर किस तरीके से डिनोट करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। अगर मेरे पास एप्साइलन आता है, एप्साइलन क्या है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो मैं उसको डिनोट कैसे करूंगी? एप्साइलन और कर्ली ब्रेसेस। लाइक मेरे पास एप्साइलन क्या आ गया? एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया, तो मैं इसको किस तरीके से डिनोट करूंगी? कर्ली ब्रेसेस के अंदर बस मैंने एप्साइलन को लिख दिया। क्लियर है? अगर मेरे पास फाई आ जाता है, फाई मतलब एम्प्टी, तो उसको मैं किस तरीके से डिनोट करूंगी? जस्ट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है? थर्ड आपका क्या आता है? अगर मेरे पास ए यानी एक अल्फाबेट आया तो उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी? कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिख दिया? वो सिंबल लिख दिया। ठीक है? क्लियर है? तो अगर मेरे पास एप्साइलन, फाई, ए अगर इस तरीके से आते हैं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप उसको डिनोट कर सकते हो ना कि हम किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका यूनियन ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशन इज रेगुलर। अगर हम 2 कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन लें और उनका यूनियन करें तो वो क्या होता है? जो उनका आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा? एक रेगुलर आएगा। ठीक है? वो भी हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ से हमेशा प्रूफ आते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, जैसे हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली पीवाईक्यूज आता है कि आप मुझे बताओ कि यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर को आप बोलते हो कि अगर हम कोई भी 2 को रेगुलर एक्सप्रेशन है, पी और क्यू रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर हम यूनियन करें, कॉन्केटिनेशन करें या उनका क्लीन क्लोजर करें, तो जो उनका आउटपुट आता है आप बोलते हो कि वो आउटपुट भी क्या है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन है या वो रेगुलर है। तो आप किस तरीके से बोलते हो? आप उसको प्रूफ करो। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो यूनियन ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर होता है, कॉन्केटिनेशन ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशन वो भी रेगुलर होता है, क्लीन क्लोजर भी रेगुलर होता है। और अगर आर एक रेगुलर है तो आर भी क्या होगा? अगर आप उसे ब्रैकेट में लिख दें तो आर भी क्या होगा? एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। क्लियर है? ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होने चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका?
एनी सेट रिप्रेजेंट बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। जो सेट हमने एक सेट बनाया जो उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन के सेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर लैंग्वेज। अभी हम आगे पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज के बारे में हमें और डिटेल में। Two regular expression P and Q are equivalent if P and Q represent the same set of string। हम P और Q दो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। मैं इन दोनों को कब इक्वल बोलूंगी? जब P और Q दोनों सेम ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे। सेम ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बनाऊंगी तो इसका भी सेम बनेगा और इसका भी सेम बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी सेम ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और ये भी हमारी सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है? तो तब मैं क्या बोलूंगी? ये दोनों मेरे क्या है? इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लीन क्लोजर। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थे जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्लीन क्लोजर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्लीन क्लोजर आप प्रॉपर्टीज होती क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। 2021, 2021, 22, 22 लगातार 2 साल आपको ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि भाई आप मुझे एक्सप्लेन करो कि क्लीन क्लोजर होता क्या है। तो क्लीन क्लोजर का सिंपल मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ समीशन 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग आएंगी? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 0। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 0, लेंथ 0। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मैंने समीशन के अंदर यानी जो मेरे पास अल्फाबेट्स है, मेरे पास 2 सिंबल्स हैं A कॉमा B। ठीक है। अगर मैं 5 समीशन 0 लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कौन सी स्ट्रिंग को कंटेन करेगा? जिनकी लेंथ 0 होगी। अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूँ तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 1, जिनकी लेंथ 1 होगी वो सब इसके अंदर आएंगे। अगर मैं समीशन की पावर 2 कर दूं तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 2, यानी जिन भी स्ट्रिंग की लेंथ 2 होगी वो सारी ये कंटेन करेंगे। ऐसे ही अगर मैं लेंथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक जाऊं तो मैं क्या बोलती हूँ? समीशन स्टार। समीशन स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी भी आप A कॉमा B से जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग सोच रही हो वो सब इसके अंदर है। 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 0 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, 5 लेंथ की, जितनी भी लेंथ की आप सोच रहे हो वो इसके अंदर सब कंटेन करता है। इसी को हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। यही हमारा क्या होता है? क्लीन क्लोजर। समझ आया? क्लीन क्लोजर का सिंपल मतलब क्या है? अगर समीशन स्टार लिखा है अलॉन्ग A कॉमा B, अल्फाबेट्स हमारे पास A कॉमा B, तो इसका मतलब क्या है कि क्लीन क्लोजर के अंदर जितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0 लेंथ के, 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, 3 लेंथ के, डैश 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 इनफाइनाइट लेंथ के, जितने भी आप लेंथ के सोच रहे हो वो सब इसके अंदर हैं। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लीन क्लोजर बोलते हैं। और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास क्या है? 2 अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स के अंदर 2 सिंबल्स है A कॉमा B, तो हम क्या लिखते हैं? A प्लस B का होल स्टार। A प्लस B का होल स्टार का मतलब क्या है कि A और B से जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग बन रहे हैं वो ये कंटेन कर रहा है। 0 लेंथ के हो, वो 1 लेंथ के हो, 2 लेंथ के हो, 3 लेंथ के हो, स्टार्टिंग विद A एंडिंग विद B, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, सब जितना भी आप सोच रहे हो वो ये ऑलरेडी कंटेन करता है। तो A प्लस बी का होल स्टार का सिंपल मतलब क्या है? क्लीन। इसके ऊपर क्लीन क्लोजर लगा है, क्लीन क्लोजर लगा है, इसका मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब इसके अंदर है। समझ आया? इसी को हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। तो अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्लीन क्लोजर और स्टार क्लोजर गिवन एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ एनी पॉसिबल लेंथ इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग और एप्सिलॉन। क्लीन क्लोजर और स्टार क्लोजर सिंपल क्या है? एक इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग है किसी भी पॉसिबल लेंथ की। अगर आप कोई भी पॉसिबल लेंथ हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, जितना भी आप सोच रहे हो वो इनफाइनाइट सेट जो हमारा बन रहा है उस पॉसिबल स्ट्रिंग के अलाउंग, उसी को हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। उसके अंदर नल भी आता है और एप्सिलॉन भी आता है। ठीक है। एग्जाम्पल, समीशन स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 लेंथ का, 2 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, डैश डैश इनफाइनाइट सेट है ये, इसका कोई एंड नहीं है। आप बता नहीं सकते कि हाँ कि ये एंड होगा। ये इनफाइनाइट सेट जो हमारा बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लीन क्लोजर बोलते हैं। क्लीन क्लोजर या हमारा स्टार क्लोजर। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया? 0 और 1। 0 और 1 क्या है? मेरे 2 सिंबल्स हैं और ये मेरे पास एक क्लीन क्लोजर गिवन है उसका स्टार। इसका स्टार का मतलब क्या है? 0 कॉमा, देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0 कॉमा 1 है। ठीक है, ये है। अब मुझे क्या लिखा हुआ है? 0 कॉमा 1 का, 0 1 का होल स्टार। इसका मतलब क्या है? 0 और 1 से जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ की स्ट्रिंग बन सकती हैं वो इसके अंदर है। सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी? 5, खाली कुछ भी नहीं है, नल एप्सिलॉन। फिर क्या बनेगी? 1 लेंथ की 0 1, 2 लेंथ की 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 3 लेंथ की
वो टू लेंथ की, फिर इससे ज़्यादा जितने भी आप पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन सोच सकते हो वो इसके अंदर है। 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 जितने भी आप सोच रहे हो वो सब इसके अंदर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर। समझ आया? ठीक है। अब दो रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं इक्वल कब बोलेंगे, अगर मेरे पास ए स्टार लिखा हुआ है, ए स्टार का मतलब क्या है कि ए की जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो R1 कंटेन करता है और R2 भी तो वही कंटेन करता है। अगर मुझे यहाँ एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से ए मिला और यहाँ से मुझे ए मिला, तो ए, तो क्या ये ए R1 के अंदर होगा? यस, ऑब्वियस होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि कितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी हो, इनफाइनाइट सेट होता है ये, तो ये इसके अंदर कंटेन करेगा। तो R1 और R2 हम क्या बोलेंगे, R1 और R2 क्या है, हमारे दो रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल हैं, क्योंकि ये जो इसके कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है वो दोनों की सेम है। समझ आया आपको क्लीन क्लोजर क्या होता है? तो यहाँ से हमेशा 2 नंबर के ही क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। अब अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है और उससे पूछता है कि आप इसकी लैंग्वेज बताइए, तो आप किस तरीके से बताएंगे? अगर अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अभी हमने ये देखा था इससे पहले, कि हमारे पास ये क्या थे, सिंबल्स गिवन थे और इससे हमें रेगुलर बता रहे थे कि हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। अब यहाँ मेरा उल्टा है कि मेरे पास, मैं ये बता रही हूँ कि हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, अब आपको लैंग्वेज बतानी है कि मेरी लैंग्वेज कैसी है। अब R = A कर्ली ब्रेसिस में लिखा है, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, सिंपल A+B, प्लस का मतलब क्या है, चॉइस है मेरे पास, या तो A आएगा या मेरे पास B आएगा, या तो मेरे पास A आएगा या मेरे पास B आएगा, तो मेरे पास क्या है, चॉइस है। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी प्लस है, A B C, यहाँ मेरे पास 3 है, या तो मैं A ले सकती हूँ, या मैं B ले सकती हूँ, या मैं C ले सकती हूँ। तो यहाँ प्लस का मतलब होता है यूनियन, चॉइस, तो यहाँ मैं A ले सकती हूँ, B ले सकती हूँ, मैं C ले सकती हूँ। ठीक है। अब A.B, ए कॉन्केटिनेशन, ये जो डॉट है ये डॉट नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, ओनली द स्ट्रिंग A B इज अलाउड, इसके अंदर A B ही अलाउड है, B A अलाउड नहीं है, सिंगल A अलाउड नहीं है, सिंगल B अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड रहता है कि A आएगा फिर उसके बाद B आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन थे, उसकी हेल्प से मैंने क्या बनाई, लैंग्वेज बताई कि इन एक्सप्रेशन की मेरे पास लैंग्वेज क्या होगी। तो प्लस का मतलब क्या होता है, चॉइस। डॉट का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, कॉन्केटिनेशन के अंदर मेरे पास चॉइस नहीं रहती, जो मेरे पास गिवन है उसी सीक्वेंस में ही मुझे क्या मिलेगी, उसकी लैंग्वेज मिलेगी। क्लियर है? अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से हमारे क्वेश्चन डायरेक्टली 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, हमारा 7 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये जो मैंने आपको बताया कुछ प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से डिनोट करता है, किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें लैंग्वेज को फाइंड आउट करता है, किस तरीके से लैंग्वेज से हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है क्या, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज कंटेनिंग स्ट्रिंग ओवर 0, 1 एंडिंग विद 0 और 1। आपको क्या बताना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है लैंग्वेज के अंदर। दो हमारे क्या गिवन है, 0, 1 गिवन है, हमारे पास दो सिंबल्स हैं ओवर द अल्फ़ाबेट 0, 1, और इसमें हमारे पास एक कंडीशन है कि जो भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा एंड होगा 0 और 1 से। स्टार्टिंग में कुछ भी आए, कुछ भी आ जाए, डजेंट मैटर, बट हमारी जो एंडिंग होगी वो क्या होगी, 0, 1 से होगी, 0, 1 से होगी। तो आपको इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन आता है उसमें आप किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखोगे, तो सिंपल, आपके स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, एंडिंग में क्या कहा है, एंडिंग क्या होनी चाहिए, 0 और 1 से होनी चाहिए। तो हमने फिक्स कर दिया कि जो हमारी एंडिंग होगी वो किससे होगी, एंडिंग जो होगी 0, 1 से होगी। स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस है, वो स्टार्टिंग में कहते हैं स्टार्टिंग में आपका कुछ भी आ जाए, बस मुझे एंडिंग से मतलब है। स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए का मतलब क्या है, 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। अभी हमने पढ़ा था 0 + 1 का होल एस्ट्रिक अगर मैं कर दूं, तो इसका मतलब यही तो है कि इस 0, 1 से पहले कुछ भी आ जाए, 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है, तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, 0 + 1 का होल स्टार क्लीन क्लोजर की हेल्प से, और एंडिंग हमने कर दी 0, 1। तो अगर आप आगे 0 0 0 0, लेकिन हमेशा जो भी हमारे एंड होगी वो किससे होगी, 0, 1 से होगी, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए। तो जस्ट आपका ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना था। अगर मैं बोल दूं इसी क्वेश्चन में, अगर मैं बोल दूं कि स्टार्टिंग विद 1
जीरो, स्टार्टिंग होनी चाहिए 10 से, एंडिंग से मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो आप दो प्लेसेस करो, स्टार्टिंग में क्या है, अभी स्टार्टिंग की बात हो रही है कि स्टार्टिंग किससे कह रहा है 10 से होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग हो गई 10 से। ये कह रहा है एंडिंग में कुछ भी आ जाए, 0 और 1 की कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, 0 और 1 की कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी 0 + 1 का होल स्टार, कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, तो लो ये इसका क्या बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं बोलूं कि हमारा एंड हो जाए आपका 1 1 से, तो जस्ट आप किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे, एंड हो जाए, एंड यानी फिक्स जाए कि एंडिंग हमारी 1 1 से होगी, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब 0 + 1 का होल एस्ट्रिक। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो सिर्फ यही था हमारा, एंडिंग विद 0 1, और मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी where every except string w start with substring s equal to a b b। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सब स्ट्रिंग गिवन है, सब स्ट्रिंग भी गिवन है ए बी बी, यानी जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो स्टार्ट होगी ए बी बी से, एंडिंग से कुछ मतलब नहीं है। हमारे पास दो प्लेसेस हैं, एक हमारी स्टार्टिंग हो गई और एक हमारी एंडिंग हो गई। इस बार हमें क्या गिवन है, स्टार्टिंग ही गिवन है। स्टार्टिंग किससे होगी, सब स्ट्रिंग से, सब स्ट्रिंग भी गिवन है। सब स्ट्रिंग क्या है हमारी, ए बी बी, तो ए बी बी से स्टार्टिंग होगी, एंडिंग किसी से भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, यानी A + B का होल स्टार हो गया आपका। ये ए बी बी A + B का होल स्टार, इसने भी स्टार्टिंग की बात करी। अगर मैं कहूँ कि S = A B B, ये जो सब स्ट्रिंग है ये हमारी एंडिंग में आनी चाहिए, तो दो प्लेसेस हो गए, एक हमारी स्टार्टिंग हो गई, एक हमारी एंडिंग हो गई। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, इस एंडिंग किससे होगी हमारी, ए बी बी से, स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी A + B का होल स्टार, यानी ए और बी के कॉम्बिनेशन से जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप बना सकते हो वो सब ये कंटेन करता है, कुछ भी आ जाए, और एंडिंग किससे होगी, ए बी बी से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था AQ में, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप दो प्लेसेस को कर लीजिए, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, जो उसने फिक्स कर दिया आप उस जगह लिख दो कि एंडिंग फिक्स कर दिए तो एंडिंग में लिख दो, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए तो A + B का होल स्टार, 0 + 1 का होल स्टार, जो भी आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स गिवन है उनकी हेल्प से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन AQ 2023-24 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, और ये क्वेश्चन आपके गेट में भी एक बार पूछा गया था, बट ये AQ ने पूछ लिया। तो क्वेश्चन है क्या, give regular expression that represent the language which has all binary string having two consecutive zeros and two consecutive 1 over the alphabets 0, 1। हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स गिवन है, दो सिंबल्स है 0 और 1। ये क्या कहता है, कॉन्जिक्यूटिव 0 आने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव 1 आने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव 0 का मतलब क्या, अगर एक 0 आ जाए तो उसके बाद एक और 0 आएगा, दो 0 एक साथ आएंगे या दो 1 एक साथ आएंगे, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव। पहले इसका सिंपल मतलब आप समझो, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 0 0 आ जाए, पहले 0 0 आ जाए, फिर बाद में 1 1 आ जाए तो हमारा चलेगा, पहले 1 1 आ जाए फिर 0 0 आ जाए तो हमारा चलेगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 0 और कॉन्जिक्यूटिव 1 हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, बीच में आगे पीछे कुछ भी आ जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, बट ये क्या कह रहा है कि 0 0 और 1 1 हमारे कॉन्जिक्यूटिव आने चाहिए, बस सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप किस तरीके से करोगे, ये कहता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, फिर मेरा 0 0 आया, फिर मेरा कुछ भी आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं, फिर मेरा क्या आ जाए 1 1 आ जाए, फिर उसके बाद कुछ भी आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं। तो पहला मेरा क्या बना, दो कॉन्जिक्यूटिव 0 और दो कॉन्जिक्यूटिव 1, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ, इसके अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं है, मेरे पास यही दो पॉसिबिलिटी हैं। तो मैंने ये दो पॉसिबिलिटी को किस तरीके से यूज़ किया, यहाँ मेरा कुछ भी आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे दो 0 आ गए, दो 0 के बाद कुछ भी आ जाए मतलब नहीं, फिर मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव 1 आ जाए, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं। तो पहली पॉसिबिलिटी मेरी कंप्लीट हो गई। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या मैंने भी आपको बताया, या तो ये या ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका कुछ भी आ जाए, फिर उसके बाद आपका 1 1 आ जाए, फिर आपके पास कुछ भी आ जाए, फिर 0 0, फिर उसके बाद आपका कुछ भी आ जाए। तो ये जो कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए मैं बोल रही हूँ, इसकी जगह क्या आएगा, बताओ आप मुझे, क्या आएगा, 0 + 1 का होल स्टार, 0 + 1 का होल स्टार, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग आ जाए 0 और 1 की तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे जो दो कॉन्जिक्यूटिव 0 और कॉन्जिक्यूटिव 1 है वो क्या आ रहे हैं, एक
7 आ रहे हैं। तो क्वेश्चन की कंडीशन भी यही है। तो आप देखोगे क्वेश्चन की कंडीशन भी तो यही है कि हैविंग 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 और 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आने चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग में कुछ भी आ गया, 2 0 आ गए, फिर कुछ भी आ गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ गए, उसके बाद कुछ भी आ गया, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर इसी को जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया, 0 0 की जगह 1 1 कर दिया, 1 1 की जगह 0 कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप इस लैंग्वेज के अलोंग रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? तो यहाँ आपको मेन था, यहाँ आपको ये पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए कि पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 आ गए, फिर 1 आ गए। इस उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ गए, उसके बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 आ गए। तो जस्ट हमने उन दोनों कंडीशंस को यूज करके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं आर्डन्स थ्योरम, जो कि AGT 2022-23 में पूछा गया था। 2022-23 में जो क्वेश्चन आया था वो 2 नंबर में आता, और आर्डन्स थ्योरम से आपका हमेशा क्वेश्चन 7 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो यूनिट 2 के अंदर ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आर्डन्स थ्योरम्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना हो तो हम यूज करते हैं आर्डन्स थ्योरम। एक आर्डन्स थ्योरम्स होती है और एक हमारा होता है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। बट हमारी TOC के अंदर क्या है, हम पढ़ते हैं आर्डन्स थ्योरम्स का। तो आर्डन्स थ्योरम्स का हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना है तो मेरे पास क्या है, 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो आर्डन्स थ्योरम्स, एक मेरे पास होता है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। बट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्डन्स थ्योरम। तो आर्डन्स थ्योरम क्या करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को बना कर देता है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट है क्या, जो आर्डन्स थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है? इफ P and Q are two regular expressions over summation, and if P does not equal to null, then the following equation is R in R is equals to Q plus RP। ये क्या कहता है, मेरे पास 2 P और Q क्या है, 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, और ये क्या है आपको पता है, ये सेट ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फाबेट्स के सेट को। और इसमें कंडीशन होती है कि P जो है वो मेरा कभी भी नल नहीं होगा, P के अंदर कुछ ना कुछ होगा, कभी भी नल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं आर के अक्रॉस जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या है, होगी R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP, वेयर P और Q क्या है, P और Q क्या है, मेरे 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस है, और इनका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, R इज इक्वल्स टू Q इंटू P स्टार। ये होता है आर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट कि P और Q मेरे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, और P मेरा क्या है, कभी भी नल नहीं हो सकता। तो R के अक्रॉस जब मैं अपनी इक्वेशन लिखूंगी आर्डन्स थ्योरम की हेल्प से, तो वो क्या होगी, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP, और इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू Q इंटू P स्टार। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ये आपको पता होनी चाहिए स्टेटमेंट। अब ये प्रूफ करने के लिए बहुत बार आपका क्वेश्चन देखोगे ना, आप बहुत बार आ जाता है। तो हमारा जो आर्डन्स थ्योरम से आर की जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू आर की, वी नो दैट कि R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। तो बस आप R की जगह Q प्लस RP रखते जाओ। तो R इज इक्वल्स टू Q प्लस R की जगह क्या रख सकते हैं, Q प्लस RP इंटू P। P के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q प्लस QP प्लस R इंटू पी स्क्वायर। फिर से आप R की वैल्यू रख दो, R इज इक्वल्स टू Q प्लस QP प्लस R की वैल्यू रख देंगे, Q प्लस RP इंटू पी स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू Q प्लस QP प्लस QP स्क्वायर प्लस R इंटू P क्यूब। ठीक है, फिर आप R की वैल्यू रख दे। इस तरीके से आप R की वैल्यू रखते जाओगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू Q तो कॉमन आ जाएगा, Q आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, P की पावर 0, P की पावर 1, P की पावर 2, P की पावर 3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट लेंथ की मुझे स्ट्रिंग मिल रही है P के अक्रॉस। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R इज इक्वल्स टू Q इंटू P स्टार। P स्टार का मतलब भी तो यही है कि P के पॉसिबल जितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो ये कंटेन कर रहा है। तो R इज इक्वल्स टू Q इंटू P स्टार। ये आपका क्या हो गया, आर्डन्स थ्योरम्स का प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ ये इसमें लिखा हुआ भी है, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। जस्ट आपको R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो हमारा इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू Q प्लस R इंटू P, तो यहाँ ये वाला R और ये वाला R सेम है। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना हो कि हमारी इक्वेशन आर्डन्स थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है नहीं आई है, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब सेम हो जाए तो हमारा क्या है, इक्वेशन आर्डन्स थ्योरम्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। क्लियर है? तब यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, वो आपका आता है वही कि फाइनाइट ऑटोमेटा से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाइए।
अभी हमने पढ़ लिया कि आर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ 2 नंबर में पूछा जाएगा, बट जो मेन क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। तो उसको मेन क्वेश्चन से पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि किस तरीके से हम आर्डन्स थ्योरम की हेल्प से एक फाइनाइट ऑटोमेटा से एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे पास ये है ए और ये बी, और बी क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है ए कॉमा बी। मेरे पास दो स्टेट है ए और बी। बी क्या है, मेरी फाइनल स्टेट, ए क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट। हमेशा मैं आपको बताऊं आउटपुट हमें कहाँ से मिलता है, फाइनल स्टेट से। तो जो मेरी फाइनल स्टेट की इक्वेशन बनेगी वही मेरा इस फाइनाइट ऑटोमेटा के क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा में मेरे पास फाइनल स्टेट होंगी वही मेरा क्या होंगी, आउटपुट होंगी, वही मेरा क्या होगी, उस फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब मेरे पास दो स्टेट है। अब इसमें आपको सबसे पहला स्टेप है इनकमिंग एजेस। आपको हर स्टेट के अलोंग क्या देखना है, इनकमिंग एजेस देखनी है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट में हमेशा हमारे पास क्या आता है, एप्सिलॉन आता है। ठीक है, तो ए के अक्रॉस मैं क्या लिखूं, क्या ए जो स्टेट है इस पे कोई इनकमिंग एजेस है, कोई भी इनकमिंग एजेस नहीं है। सिर्फ हमें पता है कि ये क्या है, एक इनकमिंग एजेस है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ए क्या है, मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है। तो ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, बी के अलॉन्ग अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगी तो बी के अलॉन्ग मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, बी के अलॉन्ग कितनी इनकमिंग एजेस है, एक तो ये वाली इनकमिंग एजेस हो गई और एक सेल्फ लूप हो गया। तो ये भी तो इनकमिंग एजेस हुई, बी से स्टार्ट हुई है बी पे खत्म हुई। तो पहली इनकमिंग एजेस क्या है, ए, ये स्मॉल ए। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि मेरे कहाँ से आ रही है, कौन सी स्टेट से आ रही है, कैपिटल ए से। अगर हम ए चल रहे हैं तो हम किससे पहुंच रहे हैं, बी पे पहुंच रहे हैं। प्लस पहला ये हो गया इनकमिंग एजेस ये वाली। दूसरी इनकमिंग एजेस क्या है कि हम बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ए मूव कर रहे हैं तो हम बी पर आ रहे हैं। दूसरी क्या हो गई, अगर मैं बी स्टेट से हूँ और मैं बी मूव कर रही हूँ तो मैं बी पर ही आ रही हूँ। इनके अलावा क्या और कोई इनकमिंग एजेस है, नहीं है। एक बार फिर से देखिए, हमेशा जब हम इनिशियल स्टेट होते हैं तो एप्सिलॉन ज़रूर लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टेट क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, और ए के अलॉन्ग और कोई भी हमारी इनकमिंग एजेस नहीं थी। जो बी स्टेट है उसके अलॉन्ग हमने देखा इनकमिंग एजेस कौन कौन सी है। पहली इनकमिंग एजेस है कि अगर ए स्टेट से अगर हम ए ट्रांजिशन करते हैं तो हम बी पे पहुंचे हैं। दूसरा क्या है, बी स्टेट से अगर मैं ए ट्रांजिशन करती हूँ तो भी मैं बी पे पहुंच रही हूँ। बी स्टेट से अगर मैं बी ट्रांजिशन करती हूँ तो भी मैं बी पे पहुंच रही हूँ। इसके अलावा तो और कोई इनकमिंग एजेस नहीं है, नहीं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 के अंदर ए की वैल्यू को रख दोगे। तो ए की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, बी इंटू बी। ठीक है, एप्सिलॉन इंटू ए क्या हो गया, मेरा ए हो गया, प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। आप क्या करोगे, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस, इन दोनों में से क्या करोगे, बी कॉमन ले लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और मैंने अभी आपको बताया था कि आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। आपको देखना हो कि मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो आप देखो ये और ये वाली टर्म सेम हो जाएंगी। क्या ये और ये वाली टर्म आपकी सेम हो गई, यस। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो r इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर इंटू पी। और इसमें एक कंडीशन होती है, क्या p नल है, नो, क्योंकि p कभी भी नल हमारा नहीं हो सकता। तो जस्ट आप अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो आंसर क्या आता है, r इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी स्टार। वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू क्या है b, q की वैल्यू क्या है a, p की वैल्यू क्या है हमारी a प्लस बी का होल स्टार। तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अलोंग अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी का होल स्टार। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इतना छोटा एग्जाम्पल आपको 7 नंबर में नहीं पूछता। अभी हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज में हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखते हैं बाय यूजिंग द आर्डन्स थ्योरम्स। सिंपल है, पहला स्टेटमेंट, हर स्टेट के अलावा आप इनकमिंग एजेस देखिए, इक्वेशन बनाइए और इन इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए और जस्ट आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AQ 2023-24 में पूछा गया था, 7 नंबर में ही हमारा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन था क्या आपका, 3 स्टेट थी, Q0, Q1 और Q2। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है,
ये देखना है कि हमारी फाइनल स्टेट क्या है। फाइनल स्टेट हमारी यहाँ दो है, Q0 और Q1। इसका मतलब क्या है, जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा या जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा Q0 का और जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा Q1 का, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। यानी इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अलोंग जो मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा वो किसकी हेल्प से मिलेगा, Q0 का एक्सप्रेशन प्लस Q1 का एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि Q0 और Q1 क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। Q0 और Q1 क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें एक्सप्रेशन आउटपुट में मिलता है वो हमें फाइनल स्टेट की हेल्प से मिलता है। अब जस्ट आपको वही करना है कि तीनों स्टेट के अलोंग आपको इनकमिंग एजेस देखनी है। तो पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। Q0, थोड़ा मैं नोटबुक को इधर रख लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। हमारे पास तीन स्टेट है, Q0, Q1 एंड देन क्या है हमारे पास, Q2 है, ठीक है। Q0 और Q1 क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है, और Q2 क्या है, मेरी नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। यहाँ ये ज़ीरो ट्रांजिशन है, इस पे सेल्फ लूप है, ज़ीरो ट्रांजिशन है। यहाँ से मेरा 1 है, इसके अलोंग ये मेरा क्या है, 0 है, इसके अलोंग ये मेरा 1 है, और यहाँ से मेरा 1 है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है जो मेरा 82 2023-24 में पूछा गया था। अब सबसे पहले मैं कौन सी स्टेट लूँ, तो Q0 ले लेते हैं। Q0 के अलोंग अगर मैं देखूंगी तो Q0 के अलोंग कौन कौन से इनकमिंग एजेस है, कौन कौन से इनकमिंग एजेस है। सबसे पहले तो ये वाली एज है जो रिप्रेजेंट कर रही है Q0 क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट भी है। इनिशियल स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। फिर दूसरी इनकमिंग एजेस क्या है, ये वाली। दूसरी इनकमिंग एजेस कहाँ से आ रहे, Q2 से। इसका मतलब क्या है, एक और इनकमिंग एजेस है तो प्लस लगाया। दूसरी इनकमिंग एजेस कहाँ से आ रही है, अगर मैं Q2 से ज़ीरो ट्रांजिशन चलती हूँ तो मैं Q0 पे पहुँची हूँ। दूसरी इनकमिंग एजेस यहीं से तो आ रही है, Q2 से अगर मैं ज़ीरो ट्रांजिशन करती हूँ तो मैं Q0 पे पहुँची हूँ। वही मैंने लिखा, Q2 से अगर मैं ज़ीरो ट्रांजिशन कर रही हूँ तो मैं Q0 पे पहुँची हूँ। ये इसके अलावा और कोई इनकमिंग एजेस है Q0 पे, नो, तो इसको मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन 1 बना लिया। अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 के अलोंग आप देखिए, Q1 के अलोंग पहले तो Q0 से आ रही है और एक Q1 से आ रही है। तो Q0 से अगर हम ज़ीरो ट्रांजिशन चलते हैं, Q0 से अगर मैं ज़ीरो ट्रांजिशन चलती हूँ तो मैं Q1 पे पहुँचूँ, पहला इनकमिंग एजेस। दूसरी इनकमिंग एजेस, Q0 से अगर मैं ज़ीरो ट्रांजिशन कर रही हूँ तो मैं Q1 पे ही पहुँचूँ। Q1 से अगर मैं ज़ीरो ट्रांजिशन कर रही हूँ तो किससे पहुँचूँ, Q1 पे पहुँचूँ। क्या इसके अलावा और कोई इनकमिंग एजेस है, नो। तो इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 3 बनाएंगे, इक्वेशन 3 बनेगी Q2 के अलोंग। Q2 के अलोंग मेरी कितनी इनकमिंग एजेस है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये सेल्फ लूप है, यानी 3 है। तो पहला कौन सा होगा, अगर मैं Q0 से 1 ट्रांजिशन कर रही हूँ, Q0 से 1 ट्रांजिशन कर रही हूँ तो मैं किससे पहुँचूँ, Q2 पे पहुँचूँ। प्लस दूसरी इनकमिंग एजेस कौन सी है, Q1 से अगर मैं 1 ट्रांजिशन चल रही हूँ तो मैं Q2 पे पहुँचूँ। Q1 से अगर मैं 1 ट्रांजिशन कर रही हूँ तो मैं Q2 पे पहुँच रही हूँ। प्लस तीसरा क्या है, अगर मैं Q2 से 1 ट्रांजिशन कर रही हूँ, Q2 से सेल्फ लूप है ना, Q2 से अगर मैं 1 ट्रांजिशन कर रही हूँ तो मैं Q2 पे पहुंचूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन बनी, और ये 3 इक्वेशन मेरी किस तरीके से बनी, सिंपल मैंने क्या देखा कि हर स्टेट के अलोंग मेरी इनकमिंग एजेस क्या है, मेरी इनकमिंग एजेस क्या है, जस्ट इनकमिंग एजेस की हेल्प से ये 3 इक्वेशन बन गई। तो आप ये सोचो कि आपका मेन पार्ट तो आपका हो गया है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि इक्वेशन 1 अगर आप देखोगे तो ये R इज इक्वल्स टू Q प्लस आर पी के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन सकती, नहीं बन सकती, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है। बट अगर मैं इक्वेशन 2 को देखूँ तो इक्वेशन 2 मेरी ऑलरेडी है, Q1 और Q1 सेम है, R इज इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, R इज इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से मैं जस्ट सिंपली आंसर निकाल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरा क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ज़ीरो प्लस Q1 इंटू ज़ीरो। अगर मैं कंपेयर करूँगी, R इज इक्वल्स टू Q प्लस आर इंटू पी। आपका आउटपुट क्या आता है, आउटपुट क्या आता है, आर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी स्टार। तो यहाँ से मेरा आउटपुट क्या आ गया, आर क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू क्या है मेरा, Q0 इंटू ज़ीरो, और पी क्या है आपका ज़ीरो, यानी ज़ीरो का एस्ट्रिक। तो ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4। समझ आया किस तरीके से करा।
अब मैं क्या लेती हूँ, इक्वेशन 3 को लेती हूँ। इक्वेशन 3 क्या मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसमें 3 टर्म है, ठीक है, 3 टर्म में है नहीं, हमें 2 टर्म में लाना है अपनी इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को ले लेते हैं हम। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, Q2 इज इक्वल्स टू Q0 इंटू 1 प्लस Q1 इंटू 1 प्लस Q2 इंटू 1। अब आप इस इक्वेशन में देखो, आप इस इक्वेशन में क्या कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो? यस, हम कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन के अंदर Q1 की वैल्यू रख सकते हैं, जो हम ऑलरेडी इक्वेशन 4 जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि हम इक्वेशन 2 की हेल्प से निकाल चुके हैं। तो जस्ट आप क्या करो, इसमें वैल्यू रख दो, Q0 इंटू 1 प्लस Q1 की वैल्यू क्या है, Q0 इंटू जीरो का एस्ट्रिक इंटू 1 प्लस Q2 इंटू 1। अब आप देखो Q2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आपको Q0 कॉमन आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन से। तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस 0 इंटू जीरो एस्ट्रिक इंटू 1 प्लस Q2 इंटू 1। अब आप क्या देखो, ये क्वेश्चन आप देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? यस, आ चुका है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो R इज इक्वल्स टू Q प्लस R इंटू पी। तो क्या होगा आपका आउटपुट, R इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी स्टार। तो लिखो आप, R क्या है आपका, Q2 इज इक्वल्स टू Q क्या है आपका, Q0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू जीरो स्टार इंटू 1, ठीक है। R इज इक्वल्स टू Q इंटू पी स्टार। पी स्टार क्या है आपका, 1 का होल स्टार। तो ये आपका बन गया इससे एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिंपल, समझ आया आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया? अब आपको क्या करना है, अब इस तीनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, बट आपका आउटपुट क्या आएगा, जो Q0 से एक्सप्रेशन मिलेगा और Q1 से जो एक्सप्रेशन मिलेगा, दोनों को कंबाइन करके जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा इस फाइनाइट ऑटोमेटिक और रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो Q0 का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, Q0 का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका, Q1 का तो हमें मिल चुका है, Q0 का भी हमें पता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें पता है हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो Q0 के एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस Q1 के रेगुलर एक्सप्रेशन को कंबाइन करके आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Q0 का जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था वो क्या था, वो है Q0 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q2 इंटू 0। अब हमारे पास Q2 की वैल्यू हो गई, तो आप यहाँ Q2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो Q2 की वैल्यू हमारी क्या आती है, Q0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू जीरो स्टार 1 इंटू 1 स्टार। तो जस्ट आप यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन प्लस Q2 की वैल्यू क्या आती है, Q0 1 प्लस 0 इंटू जीरो का होल स्टार इंटू 1 इंटू 1 का होल स्टार। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, क्या ये आ गया, यस, ये और ये वैल्यू सेम आ गई है। तो R इज इक्वल्स टू Q प्लस R इंटू पी। तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, Q इंटू पी स्टार। R इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी स्टार ही तो होता है। तो आप लिख दीजिए R क्या है, Q0, Q क्या है आपका एप्सिलॉन, P क्या है आपका 1 प्लस 0 इंटू जीरो का एस्ट्रिक प्लस 1 इंटू 1 एस्ट्रिक का होल स्टार। ये क्या हो गया, इसका पूरा होल स्टार हो गया है, इसका नहीं, इसका पूरा होल स्टार हो गया। तो हमारी Q0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 प्लस 0 इंटू जीरो का होल स्टार प्लस 1 इंटू 1 का होल स्टार, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। Q2 इंटू जीरो भी तो है ना, ये जीरो, तो ये जीरो भी यहाँ चलेगा, 0 0, और ये हमारा आ गया अंदर 0। Q2 की वैल्यू के साथ ये 0 भी तो है, तो ये हमारे पास आ गई Q0 की वैल्यू। अब हम Q1 की वैल्यू को देख लेते हैं। Q1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, Q0 इंटू क्यू स्टार। Q1 की वैल्यू आई थी Q0 इंटू जीरो का होल स्टार। तो यहाँ Q0 की वैल्यू रख देंगे, अब हमें पता है। तो Q0 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 0 इंटू जीरो का होल स्टार इंटू 1 स्टार 0 इंटू इसका होल स्टार और 0 इंटू जीरो स्टार। तो हमारे पास Q0 Q1 की दोनों की वैल्यू आ गई हैं। तो अब हम जस्ट इन्हें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो हमारा फाइनल आउटपुट हमारा फाइनली आ चुका है। तो Q0 और Q1 की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दी। तो जब आप देखोगे यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ Q0 प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ Q1, तो जस्ट आपने इन दोनों वैल्यू लिया है, इनको मैंने जस्ट यहाँ लिख दिया, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, तो ये आपका आउटपुट आ गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना था, ठीक है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं आर्डर्स थ्योरम से, आपको इसी तरीके से करने हैं। ये थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, थोड़ा आपको लगता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप इनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहीं से हमारा आर्डर्स थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है AQ 2024-25 में, प्रूव यूजिंग आर्डर्स थ्योरम द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस। कुछ ट्रांजिशन गिवन थे और आपको आर्डर्स थ्योरम की हेल्प से इसका वो करना था, क्या करना था, रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना था। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे क्या इस स्टेट्स गिवन है, दो स्टेट है ए और बी। ए क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है, बी क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। तो हमारे पास ये थोड़ा ट्रांजिशन गिवन है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन की हेल्प से फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं। एक हमारी इनिशियल हो स्टेट हो गई ए, एक फाइनल स्टेट हो गई हमारी बी। तो हमारा ट्रांजिशन क्या है कि ए से अगर हम ए मूव कर रहे हैं तो ए पर ही हैं, ए का अगर हम ए मूव कर रहे हैं तो ए पर ही हैं, ए से अगर हम बी ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम बी पे पहुंच रहे हैं, और नेक्स्ट है आपका बी से अगर हम ए ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम बी पर पहुंचे हैं। सिंपल, ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, अभी हमने किया था ये सेम क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, ये R1 ए को R1 मान लो, या इसको R2 मान लो, या ए और बी ऐसे ही रहने दो। तो ए के अलॉन्ग हम अगर लिखेंगे तो ए के अलॉन्ग हमारा क्या आएगा, ये इनिशियल स्टेट है तो एप्सिलॉन, और फिर क्या आएगा कि R1 से अगर हम ए जा रहे हैं तो R1 पे ही पहुंचे। इक्वेशन 1। R2 आप निकाल सकोगे, इनकमिंग एजेस क्या हैं कि अगर हम R1 से B जा रहे हैं तो पहुंच रहे हैं, और R2 से अगर हम A जा रहे हैं तो पहुंच रहे हैं ये। और जस्ट अब आप इनकी वैल्यूज़ को इक्वेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना था, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन हम कन्वर्ट कर पा रहे थे, बट हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड था आर्डन्स थ्योरम्स। बट अगर आपके पास आर्डन्स थ्योरम्स का नहीं आता, वो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ इस फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो आप किस तरीके से बताओगे। तो इसके लिए आपको ये 3 चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, मेरे पास 2 स्टेट हैं Q0 और Q1, और इसके Q0 से Q1 जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। ए ट्रांजिशन करके भी जा सकते हो, बी ट्रांजिशन करके भी जा सकते हो। इसका मतलब मेरे पास चॉइस है, चॉइस का मतलब यूनियन ए प्लस बी। तो उसका आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट है Q0 से मुझे ए जाना है फिर बी जाना है, जब भी मैं Q2 पे पहुंचूंगी, यानी नहीं एक ही रास्ता है और फिक्स्ड है। पहले आप ए चलोगे, उसके बाद बी चलोगे, तब आप फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे। फिक्स का मतलब कॉन्केटिनेशन, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिक्स का मतलब कॉन्केटिनेशन, जहां आपका पाथ फिक्स हो। ए तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ए डॉट बी। इसके लिए अगर मैं थर्ड के लिए लिखूंगे, थर्ड के लिए कैसे लिखोगे, ए, ठीक है, ए। फिर सेल्फ लूप लगा हुआ है Q1 पे, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का मतलब क्या है कि बी की जितने भी लेंथ ऑफ पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सब है इसके अंदर, तो इसका मतलब बी स्टार। और फिर सी ट्रांजिशन करके हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको हेल्प से आप बहुत क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था AQ 2022-23 में, तो क्वेश्चन क्या था, क्या फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। इस फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना था। तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे किस तरीके से गिवन है। अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से, सबसे पहले Q0 पे सेल्फ लूप है, या तो ए या बी, यानी चॉइसेस है ए या बी। सेल्फ लूप है यानी क्लीन क्लोजर की ए और बी के जितने भी पॉसिबल लेंथ की स्ट्रिंग है वो सब ये कंटेन करता है। तो Q0 से मेरा क्या बना, ए प्लस बी का होल स्टार। फिर सबसे पहला पाथ क्या है मेरे पास, ए गई, मैं बी गई, ए गई, ए मूव किया, Q1 पे पहुंची, फिर Q1 से मैंने बी ट्रांजिशन करा तो Q3 पे पहुंची, पहला पाथ। और मेरे पास यहाँ से जाने के लिए एक और पाथ है, क्या है, पहले मैंने बी ट्रांजिशन किया, Q2 पे पहुंची, फिर Q2 से मैंने ए ट्रांजिशन किया, Q3 पे पहुंची। तो बी ए, फिर उसके बाद सी यानी फाइनल स्टेट पे मैं सी जाती हूँ। सी पे भी मेरे पास क्या है, सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप का मतलब क्या है कि सी में जितनी पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रिंग है वो सब है, तो सी स्टार लो, ये इसका बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन। कितना सिंपल है, देखो आप देखो ना, Q0 पे क्या है, ए कॉमा बी का मतलब है मेरे पास 2 चॉइस है, या तो ए होगा या बी होगा। चॉइसेस का मतलब है यूनियन ए प्लस बी। सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप का मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो ए प्लस बी का होल स्टार। फिर मेरे पास पहला पाथ क्या है, ए मूव किया देन बी मूव किया, तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। और फिर दूसरा बी है यानी चॉइस है यूनियन, प्लस बी मूव किया, फिर मैं ए मूव करा तो मैं सी पे पहुंच गई। और सी पे आके मुझे क्या करना है, सी ट्रांजिशन मूव करना है, कितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी सी इंटू स्टार। सी स्टार का मतलब क्या है, क्लीन क्लोजर। और मेरे फाइनल स्टेट पे मैं पहुंच गई। तो आप इसका एक्सप्रेशन देखोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वो क्या है, यही है, ठीक है। और Q0 Q3 आप बता दो ये फाइनल स्टेट है, और
स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के दो रास्ते हैं। Q0 से आप ए जाओ, Q1 से बी जाओ, Q3 पे आ जाओ, तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंचो। दूसरा आपका क्या है, Q0 से बी जाओ, फिर Q2 से ए जाओ, फिर बी ए पहुंच जाओ, फिर आप यानी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओ। तो दो रास्ते, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए बी प्लस बी ए। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ समझ आ सके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा AKT 2023, 24 और 22 इसमें लगातार 2 साल हमारे क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। यानी आप ये समझो कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको देखने के लिए मिलता है और वो भी हमेशा 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो अब हम देख लेते हैं। स्टेट पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, शो दैट गिवन लैंग्वेज एल, एक लैंग्वेज गिवन है, इज नॉट रेगुलर। पंपिंग लेमा जो बेसिकली है, पंपिंग लेमा का हम यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज को प्रूफ करने के लिए कि वो रेगुलर नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना है कि ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर नहीं है तो हम किसका यूज़ करते हैं, पंपिंग लेमा का यूज़ करते हैं। अब पंपिंग लेमा के कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनके हेल्प से हम प्रूफ कर पाते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो वो हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो L इक्वल टू ए की पावर P वेयर P इज प्राइम। यानी जो लैंग्वेज है उसके अंदर A की पावर P है, जो P रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। L इज अ रेगुलर लैंग्वेज, N इज एन इंटीजर कॉन्स्टेंट, सेलेक्ट अ स्ट्रिंग W फ्रॉम L सच दैट W ग्रेटर देन इक्वल टू N। इसमें हमारा क्या होता है, हम प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि जो ये हमारी गिवन लैंग्वेज है ये रेगुलर है। फिर हम प्रूफ करते करते लास्ट में कहीं ना कहीं इसकी जो कंडीशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तब हम बोल पाते हैं कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। यानी स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं कि ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये जो हमारी L रेगुलर लैंग्वेज है इसके अंदर से हम N इंटीजर लेते हैं और जो हमारी स्ट्रिंग है बहुत सारी, क्योंकि जब हम लैंग्वेज बनाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रिंग आएंगी, तो हम एक स्ट्रिंग को सेलेक्ट करते हैं और उस पर पूरा प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। किस तरीके से करता है, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो L इज इक्वल्स टू ए की पावर P, ए की पावर P यानी प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 यानी ए की पावर 2, ए की पावर 2 यानी ए, फिर ए की पावर 3 यानी 3A, ए की पावर 5, 1 2 3 4 5 बार ए डैश डैश डैश। तो ये हमारी लैंग्वेज बन गई जो कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लैंग्वेज के अंदर से एक स्ट्रिंग को क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। अब उस किस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो W है वो ग्रेटर देन इक्वल टू N होना चाहिए। अब यहाँ क्या N, ये तो हमने लैंग्वेज बना ली कि किस तरीके से। अब मुझे इस लैंग्वेज के अंदर से स्ट्रिंग को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो मेरा W है वो ग्रेटर देन इक्वल टू N होना चाहिए। तो N क्या है, यहाँ हमारा एक इंटीजर है, तो मैंने लेट सपोज मैंने N इक्वल टू 3 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने N क्या ले लिया, 3, और मैंने स्ट्रिंग क्या सेलेक्ट की है, ए, ये सेकेंड वाली। ठीक है, ये W है मेरी स्ट्रिंग जो मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरे क्या है, इंटीजर। पहली कंडीशन क्या है, मेरा W ग्रेटर देन इक्वल टू N होना चाहिए। मॉड W का मतलब क्या, लेंथ। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 3, ग्रेटर देन इक्वल टू N इंटीजर क्या है, 3। यस, कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन। अब ये हमारा क्या कहता है कि आप ये जो स्ट्रिंग आपने ली है इसको आप इस 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट क्या होता है आपका, जो भी स्ट्रिंग है आपकी पूरी स्ट्रिंग UVW में डिवाइड करो। UVW में डिवाइड करने के बाद आप सबसे पहले चेक करो कि UV ग्रेटर देन इक्वल टू N होना चाहिए। सेकंड क्या है, V ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि 4I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, UV की पावर I इंटू W, जो भी हमारा यहाँ से आउटपुट आएगा वो हमारी लैंग्वेज L के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आपको याद है तो आप पंपिंग लेमा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमने क्या ली है, स्ट्रिंग ली है ए। ठीक है, अब पहले आप इसको क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। मैंने इसको U बोला, इसको V बोला, मैंने इसको W बोला। फर्स्ट कंडीशन क्या देखनी है, UV मोड ग्रेटर देन इक्वल टू N होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू N होना चाहिए। UV क्या है, UV यानी लेंथ, U और V यानी ए यानी उसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू N की वैल्यू क्या है, 3। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस। सेकंड कंडीशन देखेंगे कि मोड V ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मोड V की वैल्यू क्या है, ए, और इसकी अगर मैं लेंथ निकालूंगी तो लेंथ कितनी है, 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। तो ये भी कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लीजिए और UV की पावर I इंटू W, जो भी हमारा आएगा वो हमारी लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करना चाहिए। UVW ए
v की पावर i यानी इसकी पावर i। तो पहले मैं i इज इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ। अगर मैं i इज इक्वल्स टू 0 लेती हूँ, a की पावर 0 इंटू ए, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, a इंटू ए। क्या a इंटू ए बिलोंग कर रहा है एल में, यस कर रहा है, तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। i इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ए की पावर 1 इंटू ए यानी ट्रिपल ए बिलोंग कर रहा है आपकी लैंग्वेज के अंदर, यस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चेक करते रहेंगे, 4-5 कंडीशन को आप चेक करोगे, कहीं ना कहीं फेल जरूर कर जाएगा। अब मैं i इज इक्वल्स टू 2 लेती हूँ। i इज इक्वल्स टू 2 यानी ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 बार ए, ठीक है। 1 2 3 4, क्या ये बिलोंग कर रहा है एल में, 4, ये 4 लेंथ क्या स्ट्रिंग जो हमारी है, क्या वो इस एल में बिलोंग करेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि एल की तो कंडीशन यही है कि वो ही स्ट्रिंग इसके अंदर बिलोंग करेंगे जो प्राइम नंबर से बनी हो, यानी 2 लेंथ की, प्राइम नंबर की लेंथ से बनी हो। 2 आपका हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से। बट क्या 4 लेंथ की स्ट्रिंग आपकी उसके अंदर बिलोंग करेगी, नहीं। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारा ये जो केस है ये यहाँ फेल हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ ये 3 कंडीशन की हेल्प से आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको क्लियर होगा। अब स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से प्रॉपर एग्जामिनेशन में लिख कर आना है वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ ये पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है। अब सेकंड क्वेश्चन AQ 2024-25 में पूछा था, वहाँ हमारे पास 2 थे, यहाँ हमारे पास 3 है, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पंपिंग लेमा की हेल्प से शो करना था कि हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो सिंपल आप कर सकते हो, इसमें भी आपको क्या करना है, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। किस तरीके से करोगे, लैंग्वेज एल क्या है, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप पहले लैंग्वेज डिसाइड कर लीजिए कि लैंग्वेज आपकी क्या होगी। लैंग्वेज के अंदर ग्रेटर देन 0 है तो पहले 1 लेंगे, 1 a b c, 2 लेंगे तो a b b c c, 3 लेंगे तो a b b b c c c, इस तरीके से आएगा। ये हमारी लैंग्वेज बन गई। अब अब इनमें से आप किसी को ए को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने ए बी सी को सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप क्या करो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, यू वी डब्ल्यू में डिवाइड करो और फिर कंडीशन को चेक करो। क्या होना चाहिए, यू वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए। एन मैंने क्या लिया है, 3 लिया है, यू और वी 2 है, तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई। v ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। v की लेंथ कितनी है, 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस है। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि a b की पावर i इंटू सी। अब आप क्या करो, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी i हम 0 भी ले सकते हैं। तो जैसे आप i 0 लेगो तो b की पावर 0 इंटू सी, तो यहाँ ए सी आएगा। क्या ए सी बिलोंग करेगा कभी भी हमारी लैंग्वेज के अंदर, नहीं। तो यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन पे ही आपका फेल हो जाएगा। अगर आप आगे भी चेक करोगे ना तो i इज इक्वल्स टू 2 पे भी ये फेल हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू 2 करोगे तो यहाँ आएगा ये ए बी बी सी, तो ए बी बी सी क्या लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं। तो ये तो फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट जैसे आप i इज इक्वल्स टू 0 रखोगे वही ये कंडीशन फेल हो जाएगी। और ये कंडीशन फेल हो गई तो आप यही बोल सकते हो कि ये कैसी है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ये हमेशा 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। देखो यहाँ ये प्रॉपर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पंपिंग लेमा से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल है, पंपिंग लेमा के अंदर आप पहले लैंग्वेज बनाओ, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को डिफाइन करो। फिर उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर से कोई स्ट्रिंग लो, उस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करो, यू वी डब्ल्यू में जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें भी आपकी फिर 3 कंडीशन आ जाती है। यू वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए, वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर यू वी की पावर आई और डब्ल्यू। फिर आई की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओ और देखते जाओ कि जो आउटपुट आ रहा है क्या वो लैंग्वेज के अंदर बिलोंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां वो फेल कर गए वहीं आप बोल दो कि जो हम मान रहे थे वो गलत है, ये लैंग्वेज ये जो हमारी लैंग्वेज है गिवन लैंग्वेज वो हमारी रेगुलर नहीं है। क्यों बता दो क्यों रेगुलर नहीं, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिंग आई है ये हमारी लैंग्वेज के अंदर बिलोंग नहीं करती। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, प्रूव दैट एक एक्सप्रेशन गिवन था इज ए रेगुलर लैंग्वेज यूजिंग आर्डेंस थ्योरम्स। आपको इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, आपका रेगुलर लैंग्वेज है
और बाय यूजिंग द आर्डन थ्योरम्स, आर्डन थ्योरम्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, a प्लस बी का होल एस्ट्रिक a इंटू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो स्टेप्स है, हमें से प्रूफ करने के लिए इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़ेगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो आपको पता है किस तरीके से बनेगा इसका। तो सबसे पहले हमारे Q0 स्टेट है जो इनिशियल स्टेट है, a प्लस बी का होल स्टार, a प्लस बी का होल स्टार क्या, यानी सेल्फ लूप। a और b के जितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन है वो हमारे यही है। फिर क्या हुआ, ए ट्रांजिशन हमें मिला तो हम क्या पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाते हैं जो हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट पे पहुंच के हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, ए और बी की जितने भी लेंथ के कॉम्बिनेशन है वो हमें मिल रहा है। तो हम क्या कर देंगे, एक सेल्फ लूप बना देंगे। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में। अब इसमें गिवन है कि आपको आर्डन थ्योरम्स की हेल्प से करना है। तो आर्डन थ्योरम्स की हेल्प से आप किस तरीके से प्रूफ करोगे, तो आपको पता है कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, सबसे पहले Q0 के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं, इनकमिंग एजेस को देखकर। तो Q0 पर अगर हम इनकमिंग एजेस देखेंगे तो सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट है तो 5 प्लस Q0 से A ट्रांजिशन करें तो Q0 पर रह रहे हैं, Q0 से अगर हम B ट्रांजिशन करें तो Q0 पर रह रहे हैं। अगर मैं Q0 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस इन दोनों में से क्या करूँ, Q0 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, A प्लस बी। और ये सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर इंटू पी। और इसका आउटपुट क्या आता है, क्यू, आर इज इक्वल्स टू क्यू, क्या आता है, क्यू इंटू पी स्टार, आर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी स्टार। तो यहाँ से आर क्या है, Q0, क्यू क्या है आपका एप्सिलॉन, पी क्या है ए प्लस बी का होल स्टार। तो यहाँ से आपकी Q0 की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी का होल स्टार। क्लियर है, ये हमने फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। अब मैं Q1 की बात करूं तो Q1 का आपका जो इनकमिंग एजेस है वो क्या है, पहले Q0 से आ रही है, Q0 से A प्लस Q1 से A ट्रांजिशन कर रहे हैं तो Q1 पे है, Q1 से अगर हम B ट्रांजिशन करें तो Q1 पे है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करें तो Q0 इंटू ए प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, A प्लस बी। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ए प्लस Q1 इंटू ए प्लस बी। अगर आप इसको चेक करोगे ये और ये सेम होंगे, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारी आ चुका है। तो R इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर इंटू पी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू इंटू पी स्टार। क्यू क्या है आपका, Q0 इंटू ए, और पी क्या है आपका ए प्लस बी का होल स्टार। तो यहाँ से आपको क्या आउटपुट मिला Q1 का, Q0 इंटू ए प्लस बी का होल स्टार। अब आपको पता है कि हमारी जो Q1 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, Q1 हमारी क्या फाइनल स्टेट है। तो जो हमारा फाइनल स्टेट का एक्सप्रेशन होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ हमें बस क्या करना है, Q0 की वैल्यू रखनी है। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q0 की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का होल स्टार, जो हम ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटू ए प्लस बी का होल स्टार। तो क्या ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये क्वेश्चन के एक्सप्रेशन से मैच करता है, यस। हमारा जो फाइनल स्टेट पे Q1 का एक्सप्रेशन आया है वो बिल्कुल वही निकल कर आया है जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्योंकि हमने इसे एक फाइनाइट ऑटोमेटा से ड्राइव किया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारे एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो बस हैंड्स प्रूफ आप बता सकते हैं कि ये क्या है, एक हमारा रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ऐसा था कि हट के आर्डन थ्योरम का भी हमें सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, बट यहाँ आपको थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था और इजी क्वेश्चन था, तो आपको इसी तरीके से ये सॉल्व करके आना था। ठीक है, यहाँ आपको प्रॉपर नोट्स में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2023-24 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था क्या, डिस्कस क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कॉन्केटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस इन रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज के अलॉन्ग आपको ये सब को प्रूफ करना था, यानी डिस्कस करना था, प्रूफ तो नहीं करना था, डिस्कस करना था इनकी क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज का बेसिकली क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं कि क्लोजर का मतलब क्या होता है, कि क्लोजर का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास एक गिवन सेट है, गिवन सेट के अंदर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो मैंने इसके अंदर से क्या लिया, कोई दो नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 5 लिया, और मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस करा, तो इसका आउटपुट क्या है, 7। अगर जो मेरा आउटपुट आया वो इसके अंदर बिलोंग करता है तो मैं क्या कहूँगी कि ये एडिशन ऑपरेशन के अलॉन्ग नेचुरल नंबर क्या है, क्लोज्ड है। समझ आया आपको। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 5 तो आउटपुट क्या है, 10। क्या 10 नेचुरल नंबर है, यस है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में हमारा जो ये नेचुरल नंबर है वो क्या है, क्लोज्ड है। अगर मैं माइनस की बात करूं तो 1 - 2 तो -1 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस के रेस्पेक्ट में, सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हमारा नेचुरल नंबर क्या है, क्लोज्ड
नहीं है, डिवाइड के रेस्पेक्ट में भी नहीं होगा। अगर आप करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 क्या होगा, 1/2 क्या आपका नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये डिवाइड के रेस्पेक्ट में भी आपका क्लोज नहीं है। किस किस के रेस्पेक्ट में क्लोज है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। क्यों, क्योंकि जो इनका आउटपुट आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो क्लोज का मतलब ये होता है सिंपली। इसी तरीके से हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्लोज का तो मतलब समझ आ गया ना कि क्लोजर का मतलब क्या होता है, कि हम कब किसी को बोल रहे हैं कि ये क्लोज्ड है इसके रेस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं रेगुलर लैंग्वेज की, तो मेरे पास रेगुलर लैंग्वेज है बहुत सारी, तो इसमें से L1 L2 दो रेगुलर लैंग्वेज है। अगर मैंने इनको लिया है L1 और L2 को, और मैं इनको बोलूं मैंने रेगुलर लैंग्वेज के सेट में से ही लिया है, तो इनका ज़रूर रेस्पेक्ट है कि रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता होगा। और आपको पता है कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन का जब हम यूनियन करते हैं, कॉन्केटिनेशन करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, जो भी करते हैं वो क्या आता है, हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन आता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा रेगुलर लैंग्वेज है। क्लियर है। अब लेट सपोज कि मैंने L1 यूनियन L2 किया, तो मुझे आउटपुट यहाँ से मिला L3। तो L1 और L2 मैंने कहाँ से लिए, रेगुलर लैंग्वेज के सबसेट में से ही, तो सेट में से ही तो लिए हैं। तो अगर ये रेगुलर लैंग्वेज के सेट में से लिए तो इनका रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता होगा। और रेगुलर एक्सप्रेशन को दो रेगुलर एक्सप्रेशन का जब हम यूनियन करते हैं तो वो भी हमारे एक जो आउटपुट में आता है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, और वो भी हमारा क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज होता है। क्लियर है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, इसी कॉन्सेप्ट से आप ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। अभी आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, बट वहाँ मैंने आपको वो तरीका समझा दिया है कि आप बहुत इजीली उसको करके आ सकते हो, ठीक है। अब आपको डिटेल में किस तरीके से लिखना है वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। अगर regular language is closed under the operation if applying the operation to regular language always giving a regular language। क्लोजर का मतलब सिंपल है कि आपने दो रेगुलर लैंग्वेज को ऑपरेशन कोई भी अप्लाई किया, यूनियन, कॉन्केटिनेशन, कुछ भी, और जो आउटपुट आया वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगा, तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, आपका क्लोज्ड है। सबसे पहले यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है कि ऑल स्ट्रिंग दैट आर इन L1 और L2, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आर क्लोज अंडर यूनियन, यूनियन के रेस्पेक्ट में तो वो क्लोज हो गई, क्योंकि अगर L1 के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं, L2 के अंदर कुछ स्ट्रिंग है, तो L1 यूनियन L2 के अंदर से ए के भी, L1 की भी सारी स्ट्रिंग होगी और L2 की भी सारी स्ट्रिंग होगी, और वो सारी स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, तो जो उसका यूनियन आएगा वो भी क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। इसी तरीके से कॉन्केटिनेशन का भी सेम है कि टेक अ स्ट्रिंग फ्रॉम L1 अटैच टू L2। आपने L1 और L2, हमें पता है कि L1 L2 ऑलरेडी हमारी रेगुलर लैंग्वेज है, अगर हम उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो भी तो रेगुलर होगा। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम बोले सेट ऑफ इवन नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑड नंबर। अगर सारी स्ट्रिंग हमारी L के अंदर रेगुलर लैंग्वेज है तो जो L के अंदर नहीं है वो भी तो रेगुलर लैंग्वेज होंगी। ऐसी आप इंटरसेक्शन के लिए लिख सकते हैं, ऐसे आप डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल था, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज। पहले आपको डिसाइडेबिलिटी, डिसीजन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना था रेगुलर लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में। अब बेसिकली डिसाइडेबिलिटी क्या होता है, डिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका आंसर यस या नो में डेफिनेटली हमें मिल सके, एक फाइनाइट टाइम के अंदर हमें उस प्रॉब्लम का आंसर मिल सके यस या नो में, तो दैट इज कॉल्ड डिसाइडेबिलिटी, हम डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अ डिसीजन प्रॉब्लम इज अ यस नो क्वेश्चन अबाउट अ लैंग्वेज अ ऑटोमेटम। कोई भी लैंग्वेज ऑटोमेटा के बारे में जो क्वेश्चन है वो अगर हमें यस नो में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसाइडेबिलिटी, हम डिसाइड कर पा रहे हैं। अ प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम दैट ऑलवेज हॉल्ट विद अ करेक्ट यस और नो आंसर। हम किसी भी प्रॉब्लम को जब भी डिसाइडेबल बोल सकते हैं जब उसके अलावा एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती हो और वो एल्गोरिथम आपको एक आउटपुट देती हो, ठीक है, यस और नो में आउटपुट देते हो, जब भी तो हम बोलेंगे कि हाँ वो हमें आउटपुट दे रही है, तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेंबरशिप प्रॉब्लम। मेंबरशिप प्रॉब्लम का सिंपल मतलब क्या है, क्या स्ट्रिंग, कोई भी आप स्ट्रिंग ले लो W, वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है कि वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, येस और नो में हमें मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेंबरशिप प्रॉब्लम। आई स्ट्रिंग W इज L एंड नॉट रन W ऑन DFA और NFA। मेथड क्या है, NFA DFA पे आप रन करके देख लीजिए, अगर आपको कोई NFA गिवन है तो जो स्ट्रिंग गिवन है आप देखो कि
वो NFA में हमारी एग्जिस्ट कर रही है, वो रन कर रही है, नहीं रन कर रही है तो यस है, नहीं है तो नहीं रन कर रही है तो नहीं है, सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि अगर मैंने बोल दिया है स्ट्रिंग एंड विद ए, अगर मैंने बोल दिया है कि ये लैंग्वेज है L1 और इसके क्या है कि इसके अंदर वो सारी स्ट्रिंग है जो हमारी एंड होती हैं ए से, तो अगर मैं बोलूँ कि ABB, क्या ABB बिलोंग करेगा हमारे L1 के अंदर? नहीं, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि एंड किससे होनी चाहिए? ए से, बट ये एंड किससे हो रही है? बी से। तो मुझे यहाँ आंसर मिल रहा है ना, येस और नो में आंसर मिल रहा है ना, येस और नो में मैं आंसर दे पा रही हूँ, मैं सीधा बोल रही हूँ नो, क्योंकि ये एंड बी से नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या होती है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम क्या मतलब क्या है कि क्या लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग है या नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इस लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो दैट इज कॉल्ड कि हम बता पा रहे हैं कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। फाइनाइटनेस प्रॉब्लम सिंपल है कि लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या है कि हम उसे काउंट कर पा रहे हैं, और काउंट का भी नहीं समझो तो अगर आप NFA DFA में बात करते हो ना, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके DFA के अंदर साइकिल प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, और साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है? हमारा फाइनाइट है। ठीक है। इक्वलेंस प्रॉब्लम। इक्वलेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, L1 और L2? अगर आप L1 और L2 को चेक करके बता पा रहे हो कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हमें पता चल रहा है ना कि इक्वल है या नहीं, यस और नो में हमें आंसर मिल रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड इक्वलेंस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करनी थी। ये क्वेश्चन आया था और इसके साथ आपको वो यूनियन कॉन्केटिनेशन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना था, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हुए हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको 2021-22 में पूछा गया था। तो यहाँ आपको प्रूफ करने के लिए बोला था कि कॉम्प्लीमेंट होमोमोर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमोर्फिज्म एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज को आपको एक्सप्लेन करना कि वो रेगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का तो सिंपल मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक लैंग्वेज है सेट ऑफ इवन नंबर, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो एल इज इरेगुलर, देन एल कॉम्प्लीमेंट हमारा रेगुलर होगा। अभी हम पहले प्रॉपर्टीज में जब हमने देखा था तभी हम देख के आए हैं, सिंस एल इज रेगुलर देयर एग्जिस्ट अ DFA। अगर एल को हम बोले रेगुलर है तो उसके अलावा DFA तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तो सब चीजें सेम रहेंगी। चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट। तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड जो होंगी अर्लियर वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और जो रिजेक्ट अर्लियर हो रही थी वो अब एक्सेप्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारी क्या होगी? फाइनल स्टेट चेंज हो गई है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? हमारी रेगुलर होगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आई होप आपको क्लियर होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ये थोड़ा बहुत तो लाइक याद करना पड़ेगा। ठीक है। होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब क्या है कि हर सिंबल को किसी स्ट्रिंग में रिप्लेस करना, दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। मतलब हर लेटर को एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं, किसके अंदर? हम होमोमॉर्फिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि मेरे पास अगर सेट हमने लिया है अल्फाबेट्स के, एक मिनट रुकिए, सेट ऑफ अल्फाबेट जिसके अंदर मेरे दो सिंबल है A, B, तो डिफाइन कर रही हूँ मैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए मैं क्या करती हूँ कि हर सिंबल को एक स्ट्रिंग में रिप्लेस कर देती हूँ। तो हर स्ट्रिंग को HA रिप्लेस कर दिया मैंने 0 से, HB मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? लाइक 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 से रिप्लेस कर दिया। तो इस सिंपल मतलब क्या है कि अगर HL मैंने लिया है लैंग्वेज, और HW जो मैं बना रही हूँ वो भी मेरा लैंग्वेज के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना? समझ आया आपको कि होमोमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब क्या है? कि सिंबल को रिप्लेस करता है, स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना आपका, और आपका ओरिजिनल ट्रांजिशन भी फॉलो कर रहा है। तो अगर ये A, B आपका रेगुलर है तो 0,11 भी तो रेगुलर होगा। जस्ट आपने क्या है? रिप्लेसमेंट ही तो किया है। क्या आपने कोई स्ट्रक्चर चेंज किया? नहीं। क्या आपने कोई ट्रांजिशन चेंज किया? नहीं। क्या आपने कोई नई स्ट्रिंग जनरेट कर दी? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? रिप्लेस ही तो किया है। तो अगर ये रेगुलर लैंग्वेज है तो ये भी तो अगर ये रेगुलर है तो ये भी तो रेगुलर होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका, थर्ड आता है आपका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि उन सब स्ट्रिंग को फाइंड करो जो मैपिंग के बाद एल में आ जाते हैं। सिंपल क्या है कि उन सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करो जो मैप के बाद एल में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, तो सेम मैपिंग हम करते हैं। सेम मैपिंग हम करते हैं कि हमारे पास जो है हमारा HA
क्या है 0 है, और एच बी को हमने रिप्लेस कर दिया 1 1। तो हमारे पास अब जो लैंग्वेज बनी वो क्या बनी, अभी तो थी ए कॉमा बी, अब चेंज होके क्या हो गई है, अब चेंज होके क्या हो गई है वो हमारी 0 1 1। तो चेक करो कि कौन से स्ट्रिंग मैप होके एल में आ जाते हैं। अगर मैं एच ए को 0 से मैप करूं तो क्या वो एल में आ जा रहा है, यस आ जा रहा है। अगर मैं एच बी को 0 से 1 1 से मैप करूं तो वो आ जा रहा है, यस आ जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारी मैप हो जा रही है एल में। बट अगर मैं एच ए बी की बात करूं यानी 0 1 1, क्या 0 1 1 एल में मेरा बिलोंग करेगा, एल में मैप करेगा? नो, एल में मैप नहीं करेगा, क्योंकि एल में तो 0 है और 1 1 है। क्या 0 1 1 है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 0 1 1 में नहीं है। ठीक है, यही तो चेक करना था। तो एच इनवर्स एल में मेरा कौन कौन से आएंगे, ए कॉमा बी विच इज इक्वल्स टू 0 1 1। सिंपल। ठीक है, ये हमारा मेरा निकल के आ गया, इनवर्स निकल के आ गया 0 1 1। ठीक है, समझ आया आपको? नहीं आया ये मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से करना है, अदरवाइज आपको थ्योरी लिख कर आनी है, बट थ्योरी में आप क्या लिख के आओगे, तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, अगर आप सोचो कि एल रेगुलर है तो उसका डीएफए भी होगा, अगर मैं उसका इनवर्स निकालूंगी, हम डीएफए को कोई मॉडिफाई नहीं करें, हम इनपुट के डिफरेंस को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, मतलब डीएफए सेम रहेगा बट सिंबल्स को हम मैप कर रहे हैं। सिंबल्स को मैप भी तो करें तो इसका रिजल्ट भी जो हमारा आएगा वो भी तो क्या आएगा, आपका रेगुलर ही आएगा ना, क्योंकि हम किसी चीज को चेंज नहीं कर रहे। आप देखो, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ, होमोमोर्फिज्म और इनवर्स होमोमोर्फिज्म में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। इनवर्स होमोमोर्फिज्म में मैपिंग कर रहे हैं, होमोमोर्फिज्म में हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिंग को जो है सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिंबल्स वाला ए कॉमा बी आपका रेगुलर है तो 0 1 1 भी होगा, और जो आप मैप करोगे तो वो भी होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा जो नोट्स में लिखे हुए हैं। फोर्थ आपका जनरल प्रॉपर्टीज आपको रेगुलर लैंग्वेज की बतानी थी, वो आप बता सकते हैं। यूनियन, कॉन्कैटिनेशन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको किया था। समझ आया आपको? तो होमोमोर्फिज्म का सिंपल मतलब क्या है कि सिंबल्स को रिप्लेस करना। इनवर्स होमोमोर्फिज्म को क्या है कि रिवर्स मैपिंग करना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है हमारी, क्लोज होती है होमोमोर्फिज्म, इनवर्स होमोमोर्फिज्म में, बिकॉज सिंबल को हम रिप्लेस करते हैं और सिर्फ मैपिंग करते हैं। तो जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा उसके स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम बोल सकते हैं वो क्या हमारी रेगुलर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई ये क्वेश्चन। तो यहाँ ये हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। इस वीडियो के अंदर हमने यूनिट 2 को कंप्लीट देखा। जितने भी पीवाईक्यूज पिछले 4 साल में इस यूनिट से पूछे गए थे वो सारे पीवाईक्यूज हमने कवर किए, और मैंने कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और आपको पता चले कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है इस यूनिट से जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स को सब्सक्राइब कीजिए और मल्टी एटम प्लस को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी पीवाईक्यू सीरीज लाते रहते हैं। और आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पास हैं तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम बाद में पढ़ लेंगे। आज से जैसे जैसी वीडियोस आ रही हैं आप तुरंत उन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए। ऑलरेडी मैं यूनिट 1 करा चुकी हूँ, आज मैंने यूनिट 2 आप अपडेट हो जाएगी आपकी प्लेलिस्ट के अंदर, तो यूनिट 2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से आपकी और भी यूनिट में जल्दी जल्दी ला पाऊँ। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन मल्टी एटम्स को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। और AKTU की अपडेट्स के लिए और शॉर्ट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।